नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आपके सामने एक स्टॉक है। आज इस स्टॉक को आप और हम साथ में एनालाइज करेंगे। फिर आप बताइएगा क्या आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे या नहीं। चलिए सबसे पहले हम स्टॉक को देखते हैं, इसके मार्केट कैपिटल को देखेंगे। हम बारी बारी यहाँ पे सब कुछ एनालाइज करेंगे। पहले हम इसको क्वांटिटेटिव एनालाइज करेंगे, फिर हम इसको क्वालिटेटिव एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम जाके हम इसके चार्ट को एनालाइज करेंगे, देखेंगे क्या टेक्निकली हमें कह रहा है क्या हमें यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि फंडामेंटल्स जो होते हैं वो अक्सर हमें ये बताते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या ये कंपनी अच्छी है या बुरी, ये हमें फंडामेंटल्स बताते हैं। और टेक्निकल हमें ये बताते हैं क्या इस वक्त आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए या फिर आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ये आपको हमेशा टेक्निकल बताएगा। चलिए सबसे पहले हम इस स्टॉक को एनालाइज करते हैं। आप अगर देखेंगे कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटल आपके सामने है, ये 1056 करोड़ का है और ये काफी छोटा है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटल है छोटा है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी की तरह दिख रही है। इसका जो मार्केट कैपिटल है यहाँ पे काफी छोटा सा दिख रहा है। अगर इसकी करंट प्राइस को देखेंगे तो 880 रुपीज का इसका करंट प्राइस चल रहा है, यानी इतने पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर साइड में आप थोड़ी नजर अपनी शिफ्ट करें तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो हाई एंड लो है 1570, मतलब 1570 तक इतना ऊपर प्राइस जा चुका है। और इसका लो अगर देखेंगे तो 700 का है, तो 700 से 700 तक गिरा, फिर रिटर्न ये 880 पे वापस इस समय ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हम इसके डेट को देखेंगे तो जीरो है। तो आपको क्या लगता है ये स्टॉक अगर डेट फ्री है, कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है, तो क्या कंपनी अच्छी है? क्या हमें ऐसे स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए? नहीं, हमें कभी भी एक नंबर्स एक रेशियो को देख के कभी भी स्टॉक को एक अच्छा स्टॉक नहीं बोलना चाहिए। हमें कभी भी उसको टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप एनालाइज करने के बाद ही ये डिसीजन लेना चाहिए क्या ये स्टॉक हमारे लिए है भी या नहीं। अगर हम इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस 58 है, यानी कि इसका अर्निंग पर शेयर जो है ये कमा 58 रुपीज रही है और मार्केट इसको सिर्फ 15 का कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या ये नंबर क्या दर्शा रहा है कि कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन मार्केट अभी उसको इतना रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं, इसका मतलब ये निकाल लेते हैं कि ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बोले आपसे कि कभी भी आपको कभी एक नंबर को देख के ये डिसीजन नहीं लेना है ये स्टॉक अच्छा है या बुरा, ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, क्योंकि एक नंबर कभी भी आपको ये नहीं बता पाएगा ये स्टॉक कैसा है। चलिए थोड़ा हम नीचे चलते इसके फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे है इसकी फाइनेंशियल सेल्स। सेल्स को हम रेवेन्यू भी कहते हैं। अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू पे नजर डालिए तो साफ साफ है आपके सामने। 2015 में इसने मात्र 26 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस किया था और 2026 में 315 करोड़ का किया है। अगर आप देखें, खुद आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे 11 से 12 साल होने आ गया कंपनी को। और कंपनी का यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मतलब 11 से 12 साल के बीच का जो रेंज है कंपनी का, अगर आप ध्यान से देखें तो आप खुद समझ पाएंगे कि कंपनी कितनी स्लो है। ये कितना स्लो ग्रोथ कर रही है, एकदम स्टैग्नेंट हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी स्टैग्नेंट है। क्या ऐसी कंपनी अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो क्या ये ग्रो कर पाएगी या नहीं? ये आपको खुद सोचना चाहिए कि जो कंपनी इतना स्लो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो कैसे यहाँ पे मुनाफा कर पाएगी। अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखें तो 2015 में 1 करोड़ का मुनाफा था इनका और 2026 में 85 करोड़ का है। और अगर थोड़ा सा और ध्यान यहाँ दें तो 2025 में 89 करोड़ का था, जो कि गिर के यहाँ पे 85 करोड़ का हो गया है। और यहाँ पे देखें तो इनका जो मार्जिन था, मार्जिन भी गिरा हुआ है, कंपनी का मार्जिन भी गिर गया है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आइए, कंपनी के अदर इनकम है जो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। 12 करोड़ की इस साल हुई है और कंपनी के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। अगर कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है तो इंटरेस्ट भरने की कोई बात यहाँ पे नहीं आती है। अगर आप डेप्रिसिएशन पे ध्यान दें तो यहाँ पे इनका 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 95 करोड़ का था। और इनकी जो नेट प्रॉफिट है, अगर नेट प्रॉफिट देखें तो आप देखेंगे 17 करोड़ की है, क्योंकि पिछले साल से काफी कम है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखें, ध्यान देने वाली बात देखिए, अब आप बोलेंगे
कि अगर कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, कंपनी के मार्जिन्स गिर रहे हैं और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिर रहा है, तो कंपनी का जो प्राइस है, करंट प्राइस इतना क्यों है, 880 क्यों है? ठीक है, अब हम इस पे बात करेंगे। आप क्या करिएगा, हर एक चीज को लिंक करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि जब तक आप चीजों को लिंक नहीं करेंगे ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। हर एक चीज को अलग अलग देखने से कुछ नहीं होगा, हर चीज को आपको लाके जोड़नी होगी। जब आप उस चीज को जोड़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी 880 की प्राइस को देख रहे हो। अब आप सोच रहे होगे कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों है। अब देखिए यहाँ पे दो तीन यहाँ पे चीजें हैं, कंडीशंस है, वहां पे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला, ये जो आप देख रहे हैं कंपनी का रेवेन्यू नहीं है, और जो रिटेलर्स होते हैं, नॉविस रिटेलर्स होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, जिन्हें पता नहीं होता कि स्टॉक को कैसे एनालाइज करें, वो सिर्फ दो चीज देखता है। पहला, वो ये देखेगा कंपनी का नेट प्रॉफिट कितना है, यानी कि बॉटम लाइन, इसे बोलते हैं बॉटम लाइन। ठीक है, अब कंपनी को वो देखेगा कि उसका नेट प्रॉफिट कितना है। आप देख रहे हैं, उसने देख लिया कि 70 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है उसका। अब वो दूसरा ये देखेगा क्या कंपनी डिविडेंड देती है। अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो फट से जाके वो स्टॉक में कूद जाएगा और उस स्टॉक को जाके वो खरीद लेगा। अब यही चीज है जो रिटेलर्स को अट्रैक्ट करती है, जो कि आजकल की कंपनीज कर रही है। अगर आप देखेंगे, कंपनी की अर्निंग कुछ नहीं है, कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो एकदम छोटा है। अगर मतलब बहुत टाइम तो नेगेटिव आने वाला था, लेकिन वो क्या करते हैं, अदर इनकम के जरिए वो अपने नेट जो उनका बॉटम लाइन है उसको पॉजिटिव कर देते हैं। जिसके जरिए क्या होता है, जो रिटेलर होता है उन्हें नहीं समझ में आता कि हमें यहाँ जाके अदर इनकम को भी देखना चाहिए। सिर्फ बॉटम लाइन यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो वो ये जो चीजें हैं ना, रिटेलर्स को काफी अट्रैक्ट करती है कि यहाँ पे जो 15% आप देख रहे हैं, तो सोचते हैं कि यहाँ पे तो 15% का डिविडेंड मिल रहा है, तो हमें जाके इसमें कुछ जाना चाहिए, ये शेयर हमारे लिए ही बना है, ऐसा रिटेलर्स को लगता है। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज है जो कि एक कंडीशन और है जो कि हमें सोचना चाहिए। उस दो नजरिया, एक तो हमने देख लिया रिटेलर के लिए, दूसरा एक और है, वो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रमोटर्स इन्वेस्टर्स में जाइए। यहाँ पे देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, 54.37% की होल्डिंग है। और पब्लिक में अगर आप देखेंगे तो 45% की होल्डिंग है। लेकिन एक चीज और है जो आपको नजर में देखनी चाहिए, नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर। आप देखेंगे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कितने कम है। ये साफ साफ हमें यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे पब्लिक काफी कम इन्वॉल्व है। तो ये जो चीज है ना, यहाँ पे जो बड़े बड़े जिन्होंने बड़ी होल्डिंग बना रखी है, इन्वेस्ट यहाँ पे जो प्रॉफिट बनेगा, डिविडेंड बन रहा है, वो इनके लिए है। क्योंकि कंपनी मुनाफा उतना कमा नहीं रही है, तो एक जरिया होता है कंपनी से पैसा निकालने का, बिजनेस से पैसा निकालने का, जो कि हमें नहीं समझ में आती बहुत बार। तो ये सारी चीजें आपको ना अलग अलग नजरिए से सोचना होगा, देखना होगा कि प्रॉफिट कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। आपने यहाँ पे देख लिया प्रॉफिट एंड लॉस का। हम थोड़ा बैलेंस शीट पे जाते हैं, बैलेंस शीट पे अपनी नजर डालते हैं। कंपनी के बोरोइंग है नहीं, उन्होंने अपनी बोरोइंग जीरो कर ली है। फिक्स असेट अगर आप देखेंगे तो 50 करोड़ की इनके पास इस समय फिक्स असेट है। और रिजर्व भी इनके कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे चीज है ट्रेड रिसीवेबल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को, तो कंपनी यहाँ पे 150 करोड़ है, 159 करोड़ है। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल 159 करोड़ है। अब इसका मतलब ये है, चलिए वापस इसके इधर चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस में चलिए, कितना है, 315 करोड़। आप देख रहे हैं 315 करोड़ का इन्होंने क्या किया, बिजनेस किया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने 315 करोड़ अपने बुक में लिख दिया कि इतने का रेवेन्यू हमने जनरेट किया, उसमें से 159 करोड़ अभी गल्ले में गिरना बाकी है। अगर आप रेवेन्यू देख रहे हैं तो वो साफ साफ ऐसा बता रहा है कि 315 करोड़ हमारे गल्ले में आया है, ऐसा वहां पे रेवेन्यू बता रहा है कि हाँ इतना आ गया है। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल आपको बता रहा है वो जो 315 करोड़ है उसमें से 159 करोड़ अभी आना बाकी है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे, अगर आप कैलसी ले लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 159 करोड़ लीजिए डिवाइडेड बाय आपका जो इतना रेवेन्यू है, रेवेन्यू कितना है आपका 315 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 51%, 51% अभी इनका पैसा आना बाकी है, गल्ले में गिरा नहीं है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी ने यहाँ पे 100 रुपए का माल बेचा हुआ है, तो अभी कंपनी के पास 51 रुपीज आना बाकी है। अभी 51 रुपीज इनके गल्ले में गिरे नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी इतना पैसा आना बाकी है, तो यहाँ पे इनका वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पे इनको अपने पॉकेट से पैसा निकाल के लगाना होगा, जो उनका प्रोसेस है होने के लिए। तो ये भी चीज एक रेड फ्लैग को दर्शाती है कि कंपनी यहाँ पे जो मैनेजमेंट है
मैनेजमेंट इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस दिखाई जाती है कि यहाँ पे ये असमर्थ दिख रहे हैं हमको। पहली बात तो इनका रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा है। यहाँ पे इनके ट्रेड रिसीवेबल यानी जितना माल बेच रहे हैं उतना ये पैसा अपने अभी तक बिजनेस में ला नहीं पाए हैं। चलिए कैश फ्लो को देखते हैं। कैश फ्लो जो है ये कितना जनरेट कर पा रहे हैं, आप देखिए 48 करोड़। यहाँ पे जितना इन्होंने प्रॉफिट कमाया उसमें से 48 करोड़ ये कैश में कन्वर्ट कर पाए हैं। अगर हम थोड़ा नीचे आए यहाँ पे इनके रेशियोज को देखिए। देखिए एक चीज हम आपको और बताते हैं, जैसे कि इनकी अर्निंग्स हो गई, कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कंपनी की जो मार्जिन है और कंपनी की जो रेशियोज होते हैं ना, कभी भी आप उसको अकेले मत देखिए। आप उसके हमेशा उसके पीयर्स कंपनी के साथ देखिए। जब आप उसको पीएस कंपनी के साथ देखेंगे ना, तो आपका पूरा माइंड यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं। आपको ये भी समझ में आएगा अगर सब एक जैसे, तो उसका मतलब ये है कि सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से सारे स्टॉक्स में प्रॉब्लम चल रही है, यानी कि सारी कंपनी को एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अगर सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही स्टॉक फेस करी, मतलब ये है कि कंपनी बिजनेस ठीक से नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल्स आपको बता रहे हैं कि स्टॉक में रेड फ्लैग है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए इनके डेटर्स डेज। डेटर डेज का क्या मतलब होता है कि कंपनी को 185 डेज में पैसे मिल रहे हैं, यानी कि जो जैसे कि उन्होंने ये हाइलाइटर अपना बेच दिया, फिर इसके पैसे उनको 185 डेज में मिल रहे हैं। लेकिन जहां से ये हाइलाइटर बनाने के रॉ मटेरियल्स इन्होंने लाए थे, वहां पे इनको 37 डेज में पैसा देना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पे गैप आ जा रहा है। कंपनी को कितना जल्दी यहाँ पैसा देना पड़ रहा था, वो कहाँ से देगा आप बताइए, जब उनको खुद यहाँ पे 3 महीना 4 महीना के बाद पैसा मिलने वाला है, लेकिन उनको यहाँ देना एक ही महीने में पैसे है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, उनको अपने बिजनेस से निकाल के पैसा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके पैसे यहाँ पे फंस जाएंगे। अब आपको यही चीज इसकी पीयर कंपनी से जाके कंपेयर करनी चाहिए। चलिए यहाँ की पीयर कंपनी चलते हैं। एक पीडीलाइट इंडस्ट्री है। चलिए इसके रेशियोज को देखते हैं। इसके रेशियोज तो यहाँ पे परफेक्ट लग रहे हैं। ये देखिए इसको 55 डेज में पैसे मिलते हैं और 86 डेज में इनको पैसे देने हैं। मतलब यहाँ पे ये पैसे यूज कर रहे हैं कुछ दिन। चलिए पीडीलाइट हो गया। एक और पेयर लेते हैं, गुजरात ले लेते हैं। गुजरात के क्या रेशियोज को देखिए। 94 डेज में इसको पैसे मिल जा रहे हैं और देने कितने 123 डेज में देने, यानी ये पैसा इतना दिन इनके पास रखा हुआ है, इनके पास पैसे यहाँ पे इतने दिन के लिए पड़े हुए हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी यहाँ पे मैनेज कर रही है अपने पैसों को। वो यहाँ पे सोचो दूसरे के पैसे यूज कर रही है अपना बिजनेस चलाने के लिए, कितनी अच्छी बात है कि उन्हें अपने पैसे नहीं लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पर। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। चलिए यहाँ पे हम इसके थोड़े इन्वेस्टर्स को, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में देख लिया कि एफआईज डीएस ऐसे स्टॉक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जिसका ग्रोथ इतना स्लो है, फ्यूचर भी काफी स्लो देखने मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसके चार्ट पे थोड़ा नजर डालते हैं। आइए इसकी चार्ट को देखते हैं। इस समय हम इसके वीकली चार्ट पे हैं। आप देखिए यहाँ पे वीकली है। आप यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, डेली, वीकली, मंथली। ठीक है, ये आ गए हम वीकली पे। अब आप देखिए कि कितने टाइम से गिर रहा है ये शेयर। आप देख सकें, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लगाएंगे हम। एक फेज था जो स्टॉक यहाँ पे काफी समय से बिताया। अगर हम देखें तो 2022 से लेकर ये यहाँ पे गिरा है 2026 में। 23, 24, 25, 26, 4 साल ये एक फेज में अटका रहा। आपको पता है यहाँ पे क्या था, ये एक फेज में भले अटका था। अगर ये कंपनी, इनका बिजनेस अगर काफी अच्छा होता ना, कंपनी कंटिन्यू रेवेन्यू अच्छे से जनरेट करती, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनके इंक्रीज होते, इनके यहाँ पे मार्जिन कंटिन्यू अगर बढ़ते रहते ना, तो जो आपको डाउन साइड गिरावट देखने को मिल रही है ना, इसका ये उल्टा होता। प्राइस आपको यहाँ पे मिलता ही नहीं, यहाँ से ये तुरंत टूट के ऊपर चला जाता। और ऐसे काफी स्टॉक्स है भी जिन्होंने ये सेम चीज की जो हम अभी बताएं। एक स्टॉक है हमारी नजर में, हम आपको इधर एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, एसआरएफ। ये देखिए एसआरएफ शेयर को, अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, देखिए कंटिन्यूअसली क्या किया हुआ है। इसने कोई यहाँ पे चमत्कार नहीं किया, इन्होंने कंटिन्यू मेहनत करके रेवेन्यू को बढ़ाया है। अपने अपने रेवेन्यू को नहीं गिरने दिया, इन्होंने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को गिरने नहीं दिया, इन्होंने अपने मार्जिन को भी मेंटेन किया हुआ है। अगर आप इनके मार्जिन देखेंगे ना, इन्होंने अपने मार्जिन को भी मेंटेन कर रखा हुआ है। ठीक है, और अगर आप इसको चार्ट में देखेंगे ना, सेम चीज आपको ऐसी देखने मिलेगी। जिस तरह से डाउन साइड यहाँ ब्रेकआउट दिया, इसने ऊपर की साइड दिया हुआ है। देखिए एसआरएफ लिमिटेड, ये लेकिन अलग सेक्टर है, सेम सेक्टर नहीं है। देखिए आप देख रहे हैं 2022 से 2024 तक ये एक ही फेज में अटका हुआ था ना। अब देखिए जब इसको ऊपर जाना था, ये देखिए किस तरह ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ पे काम कर रहा है, वो एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, वो कंटिन्यू यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना के रखे हैं, मार्जिन को गिरने नहीं दिया है, उन्होंने सब कुछ चीज को मैनेज कर रखा है। हाँ, दिख रहा है कि मैनेजमेंट यहाँ पे काफी काम कर रहा है, वो कैपेबल है। अगर आप देखेंगे ना, आप शॉक हो जाएंगे, उन्होंने कैपेक्स किया हुआ है। देखिए उनके कैपेक्स को देखिए, नजर डालिए यहाँ पे।
2022 में 8,000 था और आज का दिन देखिए 2026 में यहाँ पे 14 करोड़ का यहाँ पे क्या हो गया, इनका कैपेक्स हो गया है। तो ऐसी कंपनी नहीं गिरती, कि जब कंपनी काम करेगी ना, मैनेजमेंट काम करेगा, तो स्टॉक्स नहीं गिर सकते। लेकिन हाँ, जब ऐसे स्टॉक्स होंगे जिसमें कोई, अगर आप देखेंगे रेवेन्यू में, बिल्कुल भी आप देख रहे हैं कि रेवेन्यू में एकदम स्टैग्नेंट हो गया, रुक सा गया उनका रेवेन्यू। जब कंपनी नहीं कमाएगी, कंपनी जब रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी, तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा? प्राइस ऊपर जाने की यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा मैनेजमेंट को, यहाँ पे कैपेक्स करना होगा, ग्रोथ स्टोरी बनानी होगी, तब जाके प्राइस ऊपर जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और है, अगर प्राइस को मैनिपुलेट किया जाए तो प्राइस ऊपर जा सकती है। मैनिपुलेशन से भी प्राइस ऊपर जाते हैं, इसे बहुत जगह देखा गया है। तो दोस्तों, आज के लिए वहीं रुकते हैं। अगर स्टॉक आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।